हेलो एवरीवन, आर्ट दस्तक फॉर यू में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है रेणुका और मैं जेजे में पढ़ने वाली अप्लाइड आर्ट की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। तो जनरली सब लोग हमें बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो, बार बार ड्राइंग निकालने से अपने आप तुम्हारा ड्राइंग इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वो लोग हमें सिर्फ अपनी अच्छी अच्छी ड्राइंग सिखाते हैं, लेकिन उसे किस तरह से निकालना चाहिए, उसके पीछे कौन सी प्रैक्टिसेस की गई है, वो सारे हमें नहीं बताते हैं। और सिर्फ ऑब्जेक्ट को सामने रख के उसे बार बार निकालने से अच्छा नहीं बन जाता है ड्राइंग। उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ती है, ऑब्जेक्ट को समझना पड़ता है। तो अगर मैं भी इसी तरह से करती तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो इसलिए इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से प्रैक्टिसेस किए थे और एक ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, उसे सीखने के लिए कौन-कौन से छोटे-छोटे प्रैक्टिसेस हैं जो हमें करनी चाहिए, ताकि एट द एंड आप भी एक अच्छी ऑब्जेक्ट ड्राइंग बना सको। और ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो हम सब करते हैं, या फिर ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि हमारी ड्राइंग फेल ना जाए। तो इस वीडियो में आपको जितने भी ड्राइंग दिखने मिलेंगे वो सारे मेरे प्रैक्टिस वर्क्स हैं, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह सिर्फ अच्छे-अच्छे ड्राइंग्स दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि अच्छे ड्राइंग्स तो आपको पिंटरेस्ट पे या गूगल पे भी देखने मिल जाएँगे। इसके लिए इस वीडियो में मैं अपने प्रैक्टिसेस शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि आपको आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशंस करनी चाहिए, ताकि आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ कि भले ही आप दुनिया के कोई भी डिजाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको पर्सपेक्टिव या 3D वॉल्यूम की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, जो कि इस वीडियो के थ्रू आपकी क्लियर हो जाएगी। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें कई सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। और मैं भी एक हेल्पलेस हूँ, क्योंकि अगर इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो के बीच में एक ब्रेक लेके इसे पार्ट बाय पार्ट देखो। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, या फिर इस वीडियो को वॉच लेटर में भी ऐड करके रख सकते हो। और इस वीडियो के टाइम स्टैम्प्स आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे, या फिर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो अभी हम देखते हैं कि जब हम स्कूल लेवल में रहते हैं तब हमारे ड्राइंग किस तरह से रहते हैं। तो यूजुअली जब हम बच्चे होते हैं तब हम लोग सब लोग कॉपी वर्क करते हैं, जिसे हम हॉबी वर्क भी बोल सकते हैं। जैसे अब ये ड्राइंग आप देख सकते हो, ये सारे मेरे हॉबी वर्क्स है जो मैंने स्कूल के वेकेशंस में किए हुए थे। जैसे आप देख सकते हो, ये कहीं ना कहीं से तो देख के रेफरेंस लेके किया था, जो हॉबी था मेरा ड्राइंग करना इसके लिए। लेकिन अब ये ड्राइंग्स देख सकते हो, इसके पीछे देखो आप, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होती, हमें उसके पीछे की लॉजिक नहीं पता होती है। बस हम जो देखते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक ड्राइंग है, तो इसके पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये टेक्सचर जो ये यूज़ किया है, इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग ज़रा भी नहीं है। बस वो जो दिख रहा है वो किया है, लेकिन आप देख सकते हो ये कॉपी करने की वजह से कितना रियलिस्टिक दिख रहा है। भले ही उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन मैं कॉपी करने में अच्छी थी, की वजह से आप ये ड्राइंग देख सकते हो कितना अच्छे से हुआ, रेंडर हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी ये कुछ ड्राइंग्स है जो आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये कुछ एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के टाइम के प्रैक्टिसेस थे, जो हम लोग को नेचर ड्राइंग करके तभी सब्जेक्ट होता है उसमें के। जैसे ये भी एक उसी टाइप का है, तो आपको मैं दिखा दूं कि ये ग्रेड बुक में से देख के बनाया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ग्रेड बुक में जो ये फ्लावर है, ये उसी टाइप का फ्लावर देख के बनाया हुआ है। तो यूजुअली हम लोग स्कूल टाइम में जो रहते हैं तब हम लोग सब लोग ऐसे देख के ही बनाते हैं, क्योंकि हमें खुद से निकालने की इतनी आदत नहीं होती है। लेकिन वो टाइम के लिए वो सब ठीक था, जब आप स्कूल लेवल में हो तो उस हिसाब से वो ठीक है। लेकिन अगर आप अभी तक कॉपी वर्क कर रहे हो तो आपको वो स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी डिजाइनिंग प्रोफेशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे कॉपी वर्क नहीं चलता। इसके लिए आपको खुद से कुछ प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, लाइव देख के बनाने की आदत होनी चाहिए। जैसे ये कुछ मेरे ड्राइंग्स है जो मैंने लाइव बनाए हुए हैं। जैसे आपको ये देख के पता चल रहा होगा, ये पीछे का ही व्यू है, और ये जो स्टैंड आपको दिख रहा है वो उस समय वहां पे था, तो उसी का लाइव देख के मैंने ये स्केच बनाया हुआ था। तो आपको भी ऐसा कुछ लाइव स्केचिंग करने की आदत होनी चाहिए, लाइक आपके सराउंडिंग में या आपके घर पे कुछ भी सामान हो तो उसे रखो और लाइव ड्रॉ करने की कोशिश करो। जैसे ये भी एक ड्राइंग है, तो हमारे यहाँ पे जो थे वो सीनियर आर्टिस्ट आते थे जो ऑयल पेंट में पेंटिंग्स बनाते थे, तो उनका सामान ऐसे ही टेबल पे फैलाया हुआ था, तो बस उसे ही देख के ये ड्रॉ किया गया है। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बॉल पेन में किया गया है, क्योंकि हमारी यूजुअली क्या आदत होती है कि हम लोग बहुत ज्यादा इरेजर यूज करते हैं, तो उसे अवॉइड करने के लिए ये जानबूझ के प्रैक्टिस की गई थी, ताकि मैं बोल्डली उसे ड्रॉ कर पाऊँ, इरेजर को अवॉइड कर सकूँ। तो आप भी कुछ इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपके अंदर भी वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि कलर मीडियम। तो जब हम स्कूल लेवल में रहते हैं तो यूजुअली हम लोग क्रेयॉन से ही सबकी शुरुआत होती है। वैसे ही कुछ ये ड्राइंग भी है, इसमें आप देख सकते हो क्रेयॉन में कलर किया है। लेकिन जैसे आपको दिखेगा यहाँ पे, हम लोग की यूजुअली मेंटालिटी क्या रहती है, प्राइमरी थिंकिंग हम लोग की क्या रहती है कि कोई भी शेड करना है हम लोग को तो लाइट टूवर्ड्स डार्क एक ग्रेडेशन में हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, येलो, फिर ऑरेंज, फिर थोड़ा उसमें रेड मिक्स किया, फिर प्रॉपर रेड, ऐसे हम लोग थोड़ा सा डार्क डार्क करते जाते हैं। लेकिन ये जो थिंकिंग है ना प्राइमरी, उसको हमको हमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली ऐसा राइटिंग नहीं होता है, लेकिन हम लोग को स्कूल में भी ऐसे ही सिखाया जाता है। क्योंकि अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, तो उन लोग सबको तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उन लोग एक प्राइमरी मेथड बता देते कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये
प्रॉपर टेक्निक नहीं है। इसके लिए आपको मैं आगे जाके बताऊंगी कि किस तरह से कलर करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेस भी एकदम फ्लैट बनाया हुआ है, शैडो भी नहीं डाली है, क्योंकि उस टाइम पे उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे जाके डिटेल में बताऊंगी। जैसे ये भी है, इसमें भी आप देख सकते हो सेम प्राइमरी थिंकिंग है, लाइट टूवर्ड्स डार्क ही किया गया है और कुछ भी नहीं है। फिर ये आता है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे टूथपिक का यूज किया हुआ था मैंने, ताकि ये टेक्सचर निकाल सके, ताकि वो थोड़ा रियलिस्टिक लगे। लाइक थोड़ी सी मेहनत ली थी मैंने, थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, ताकि उसका जो टेक्सचर होता है कोकोनट का वो थोड़ा रियलिस्टिक लगे। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हो लाइट एंड शैडो, पर्सपेक्टिव या फिर जो वॉल्यूम रहता है 3D वॉल्यूम कोई भी ऑब्जेक्ट का, उसकी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से इसमें वो वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा। लाइक मैं आपको अगर एग्जाम्पल दिखाऊं, लाइक वो टाइम पे मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी मैं स्टेज पे हूँ तो मैं खुद भी रियलाइज कर पा रही हूँ। लाइक यहाँ पे अगर मैं एक टोन भी डाल देती ना ऐसा डेप्थ का, तो भी उसको एक राउंडिटी या एक वॉल्यूम आ जाता, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि अगर यहाँ पे मैं एक डार्क टोन भी दे देती ना, तो उसमें अलग फट से एक अलग इंप्रेशन आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप शैडो भी नहीं डाली हुई है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी ही सही है, तब जाके आपका जो ड्राइंग है वो उतना रियलिस्टिक दिखेगा। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, फिर थोड़े लाइक हम लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम लोग वाटर कलर या मीडियम के ऊपर शिफ्ट होते हैं, क्योंकि हम लोग क्रेयॉन मीडियम के ऊपर परमानेंटली नहीं रह सकते, राइट। हम लोग को वाटर कलर के ऊपर शिफ्ट होना ही पड़ता है। तो ये भी कुछ इसी तरह के प्रैक्टिस है। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हो सब में जो वो प्राइमरी थिंकिंग है, कलर करने का पैटर्न है, वो सेम ही है, लाइट टूवर्ड्स डार्क ही जा रहा है, कहीं पे भी रिफ्लेक्ट टोन या ऐसा सब नहीं डाला, शैडोज में भी कहीं पे भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग को डेवलप करनी चाहिए अभी। जैसे ये भी है, इसमें भी आप देख सकते हो वाटर कलर का यूज किया, थोड़े बहुत कलर पेंसिल्स डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी उसका थिंकिंग, प्राइमरी थिंकिंग कलर करने की सेम ही है। फिर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जब मैंने सीईटी के लिए प्रैक्टिस चालू किए तब मैं थोड़ा थोड़ा वाटर कलर करना सीख रही थी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे वाटर का मतलब मेरा नेचर ऐसा था कि मुझे बहुत ऐसा डिटेल वर्क पसंद था, बट फिनिशिंग वर्क पसंद था। इसके लिए मेरे को ये वाटर कलर के जो पैचेस आते थे ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते थे। और मेरा नेचर की वजह से मैं वाटर कलर को बहुत घिस घिस के यूज़ करती थी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे काफ़ी सारे प्रैक्टिस करने पड़े थे वाटर कलर के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्लॉथ को भी कितना घिस के कलर किया हुआ है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस दिखाती हूँ मेरे, जैसे आप ये देख सकते हो, ये कई सारे मैंने प्रैक्टिसेस किए हुए थे वाटर कलर्स के, क्योंकि वो मेरी डिफिकल्टी थी। शायद आपकी वो डिफिकल्टी ना भी हो, सबके इंडिविजुअल हर एक के हिसाब से उनकी कुछ अलग अलग डिफिकल्टीज हो सकती है। तो आप आपके डिफिकल्टीज के हिसाब से वैसे प्रैक्टिसेस करो और फिर उसे क्लियर करने की कोशिश करो। ये तो कुछ बस गिने चुने मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे कई सारे प्रैक्टिसेस मैंने किए हुए थे। जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे हैं, जितने दिखाऊं उतने कम ही है, क्योंकि वो मेरी इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी थी कि इतने महीने काम करने के बावजूद भी मैं उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाती थी वाटर कलर्स को। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला ड्राइंग भी आप देख सकते हो, इतने सारे वाटर कलर के प्रैक्टिसेस करने के बावजूद भी यहाँ पे कहीं कहीं पे आप देख सकते हो मैंने फिर से कॉन्शियस होकर वही घिस घिस के कलर करने की ट्राई की थी। लेकिन कभी कभी देखो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छे से फ्लो छूटा है मेरे हाथ से, तो कभी कभार हो भी जाता था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अच्छे से फ्लो छोड़ा है वाटर कलर का, लेकिन ये क्लॉथ के टाइम पे मैंने फिर से गलती कर दी। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए लाइव, तभी जाके आपको समझेगा कि आपकी डिफिकल्टीज क्या क्या है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको फेमिलियर मतलब आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, रियलाइजेशन नहीं होगा कि आपकी कौन सी डिफिकल्टीज है। इसके लिए आप उसके ऊपर फिर काम कर पाओगे। फिर उसके बाद हम और देखते हैं कि कौन सा और कलर मीडियम होता है। तो अभी आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पे पेंसिल कलर्स यूज किया हुआ है, सॉरी चारकोल पेंसिल्स यूज किया हुआ है, ग्राफाइट पेंसिल। तो ये भी एक अलग मीडियम है, तो इस मीडियम में भी ड्रॉइंग किया जाता है। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा फाउंडेशन का वर्क था। यहाँ पे आप देख सकते हो पेंसिल कलर से भी किया हुआ है, ये वाटर कलर से भी किया हुआ है और पोस्टर कलर से भी किया हुआ है। ये अलग अलग कलर मीडियम्स है जो हम लोग लाइक जितने जितना आगे बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से हम लोग के वो कलर मीडियम चेंज होते जाते हैं। तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आपको एक अच्छा ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, कौन सी चीज़ें सीखनी और समझनी चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे ये वाली ड्राइंग में आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर कलर या मीडियम यूज किया हुआ है, क्योंकि जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तब हम लोग वाटर कलर या मीडियम के ऊपर शिफ्ट करते होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हो वो कलरिंग करने की जो टेक्निक है वो सेम है, वही सेम पैटर्न में किया हुआ है, लाइट टूवर्ड्स डार्क, क्योंकि इसके पीछे जो कलर की अंडरस्टैंडिंग है, लाइट एंड शेडो की अंडरस्टैंडिंग है, वो नहीं है। तो इसके लिए उसके लिए तो आपको सबसे पहले कलर व्हील और कलर स्कीम की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप चाहिए तो हमारे 2D डिज़ाइन का वीडियो देख सकते हो, जिसके आई बटन की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहली स्टेप है पर्सपेक्टिव। तो भले ही आपका ड्राइंग कितना भी अच्छा हो, आप बहुत अच्छे से रेंडरिंग की क्यों ना करते हो, लेकिन अगर उसमें पर्सपेक्टिव गलत हो गया तो वो पूरा ड्राइंग गलत हो जाएगा। इसकी वजह से पर्सपेक्टिव का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पर्सपेक्टिव मतलब क्या, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर समझो आप कोई भी रेलवे स्टेशन पर खड़े हो और वहाँ से अगर आप ट्रेन देख रहे हो, तो वो जितनी दूर रहती है ट्रेन उतनी ज़्यादा वो छोटी होती जाती है, या फिर नैरो होती जाती है, फोर शॉर्टन होती रहती है। या फिर रेलवे ट्रैक भी पकड़ लो आप, या फिर स्ट्रीट लाइट्स जो होते हैं वो भी जितने दूर जाएंगे उस हिसाब से उसकी हाइट छोटी छोटी होती जाती है। तो सिंपल भाषा में उसे ही पर्सपेक्टिव कहा जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं पर्सपेक्टिव मतलब
और डिटेल में। जैसे आप ये ड्राइंग देख सकते हो यहाँ पे, इसमें पर्सपेक्टिव गलत होने की वजह से ये ड्राइंग फेल हो गया था। इसकी वजह से इसमें बाद में फिर से इसमें पर्सपेक्टिव का अंडरस्टैंडिंग आने की वजह से ये ड्राइंग में आप देख सकते हो डिफरेंस कितना ज़्यादा है। इसके लिए पर्सपेक्टिव सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पर्सपेक्टिव मतलब अभी आपको सिंपल भाषा में बोलती हूँ कि सबसे पहले तो उसमें आई लेवल होती है। तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे अभी ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये आई लेवल जब आपके आई लेवल पे होती है तब आपको ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा होगा सिर्फ। लेकिन वैसे ही जब ये आई लेवल के ऊपर जाती है तब आपको उसके नीचे का पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, फ्लैट नीचे का सरफेस। लेकिन जैसे ही आपके आई लेवल के नीचे आएगी वैसे आपको ये टॉप सरफेस दिखाई देगा। बस इसे ही पर्सपेक्टिव कहा जाता है। वैसे ही आप देखोगे तो अगर ये इस साइड में गया तो आपको ये वाला साइड दिखाई दे रहा होगा, और वैसे ही अगर ये ऑब्जेक्ट इस साइड में गया तो आपको ये वाला डायमेंशन दिखाई दे रहा होगा। तो इसे पर्सपेक्टिव कहा जाता है। जैसे अभी ये भी असाइनमेंट है, इसमें भी आप देख सकते हो उसी तरह से दिखाया गया है कि ये जो प्लेन्स है तो ये आई लेवल के जब ऊपर जाते हैं तब आपको नीचे का पोर्शन दिखाई देता है, और ये आई लेवल के जब नीचे आते हैं तब आपको ऊपर का पोर्शन दिखाई देता है। तो ये बेसिक सी चीज़ है जो सबको पता होनी चाहिए। जैसे अभी ये भी है, इसमें भी आप देखोगे तो वही तरह का दिखाया गया है। मैं से आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ओके, तो ये एक असाइनमेंट है, इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें भी पर्सपेक्टिव का ही दिखाया गया है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक प्लेन है, तो वो किस तरह से उसके बैक फेसेस दिखाए गए हैं। अगर वो प्लेन ऊपर ऊपर जाएगा तो कैसे दिखेगा, और नीचे आएगा तो उसके फेसेस आपको कितने ज़्यादा दिखाई देंगे। जितना ऊपर जाएगा उतना वो स्लीक होते जाएगा उसका, और जितना वो नीचे आएगा उतना ज़्यादा उसका पोर्शन आपको दिखने लगेगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी हम यूजुअली हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि हम लोग के जो वो सरफेस रहते हैं कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट के, तो यूजुअली हम लोग ऐसे फ्लैट ड्रॉ करते हैं, जो गलत है। ऐसा नहीं होता है रियल में। जैसे अगर अभी मैं आपको ये भी दिखा दूँ, अगर ये एक मग है तो इसमें आप देख सकते हो जिसकी जो नीचे की जो सरफेस है वो कभी भी ऐसे राउंड होती है, ऐसे फ्लैट नहीं होती है। और यही आप अगर ऊपर का उसका राउंड देखोगे, ये वाला ऊपर का सरफेस, तो जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे वो स्लिक होते जाता है, और जितना वो नीचे आएगा उतना उसका वो जो राउंड सरफेस है वो ज़्यादा दिखने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है और उस हिसाब से आपको ड्रॉइंग करना है। तो ये मिस्टेक्स हमारी जनरली क्यों होती है, क्योंकि हम लोग उसके बैक फेसेस नहीं निकालते। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का जो बैक फेस है वो निकाला गया है, पीछे का वो सर्कल है वो पूरा कवर किया हुआ है, तब जाके हम लोग को ये जो राउंडिटी है ना वो प्रॉपरली मिलती है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे अभी ये भी एक ऑब्जेक्ट है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे निकाला गया था, लेकिन यहाँ पे फोर शॉर्टनिंग की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से ये गलत हुआ है। तो फोर शॉर्टनिंग मतलब क्या, तो अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये जितना आपको ऐसा दिख रहा है तो उसकी जो लेंथ है वो आपको इतनी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट साइड में जाएगा आप देख सकते हो उसकी लेंथ जो है वो कम होगी होगी, ये जो डिस्टेंस है वो कम हो गया होगा। जितना वो और साइड में जाएगा उतना उसका डिस्टेंस जो है वो और कम होते जाएगा। तो ये चीज़ें वो फोर शॉर्टनिंग इसे कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है और उस हिसाब से आपके ड्राइंग में इंप्लीमेंट करना है। तो हम आगे जाते हैं। जैसे अभी ये ड्राइंग है तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसमें काउंटर स्पेस करके भी एक होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट के जो बीच में जो नेगेटिव स्पेस है इसे काउंटर स्पेस कहा जाता है। तो ये हो गया, या फिर इधर पे भी एक थोड़ी काउंटर स्पेस है, या फिर ये बाहर की जो भी स्पेस होती है ना ये भी काउंटर स्पेस में कैलकुलेट की जाती है, ये जो एरिया है ऐसा। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप ड्राइंग निकालो, तब क्या, ताकि आपकी ड्राइंग जो है वो फेल ना जाए। इसकी वजह से ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप उस हिसाब से मेजरिंग करके उसे ड्रॉ कर सकते हो। फिर जैसे आप ये भी देख सकते हो, ये ड्राइंग में यहाँ पे सब जगह पे आप देख सकते हो एक्सटेंडेड लाइन्स का यूज़ किया हुआ है। जैसे ये भी ड्राइंग्स इसमें बैक फेसेस निकाले हुए हैं और पर्सपेक्टिव के लिए एक्सटेंडेड लाइंस का यूज़ किया हुआ है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जब भी आप पर्सपेक्टिव ड्रॉ करो या कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करो तो उसमें एक्सटेंडेड लाइंस हमेशा मारना, क्योंकि वो क्या होता है, एक्सटेंडेड लाइंस आपको एज अ गाइडलाइन की तरह हेल्प करती है, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव उसकी वजह से रॉन्ग नहीं होता है। बहुत से लोगों को आदत नहीं होती है ऐसे एक्सटेंडेड लाइंस मारने की, इसकी वजह से उनका जो पर्सपेक्टिव है वो फेल चला जाता है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो जैसे अब ये आपको दिख रहा होगा एक ढक्कन निकाला हुआ है, तो उसके ऊपर आप देख सकते हो ये लाइन्स है बहुत सारे। तो ये लाइन्स जो होते हैं ना वो भी पर्सपेक्टिव के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको ये एक दिखा दूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये लाइन सबको दिखाई दे रही होंगी। तो ये सामने की जो लाइन्स है वो आपको थिक दिखाई दे रही होंगी, लेकिन कंपैरेटिवली जब ये लाइन साइड में जाती है तब उसकी थिकनेस आप देख सकते हो वो छोटे छोटे होते जाते हैं। और थिकनेस से नहीं, सिर्फ बीच के जो गैप्स होती है वो भी आप देख सकते हो थोड़े स्लिक होते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के उस हिसाब से आपके ड्रॉइंग में आपको निकालना आना चाहिए। जैसे अभी ये भी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो लाइन्स है वो कैसे इस जब जितना वो ये साइड में आ रहे हैं उतने वो स्लिक होते जा रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जितना वो साइड डायरेक्शन में जा रहे हैं उतने वो स्लिक होते जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं इसको ट्विस्ट भी करूँ तो जो सामने आपके आते हैं वो बड़े हो जाते हैं लाइंस, और जितने जितने वो साइड में जाते हैं उस हिसाब से वो स्लिक होते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को पर्सपेक्टिव कहा जाता है। तो ये सब ध्यान में रख के आपको ऑब्जेक्ट निकालना रहता है ताकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो गलत ना हो। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, आपको ऐसे ट्रिकी ऑब्जेक्ट्स भी ट्राई करने चाहिए। जैसे अभी आप ये देख सकते हो यहाँ पे टूथब्रश लिया हुआ है, तो मैं इसको ट्रिकी क्यों बोल रही हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि ये जो है ना वो सरफेस से थोड़ा उभरा हुआ रहता है। जैसे अभी अगर ये ब्रश है तो अगर हम इसके एक सरफेस में एक लाइन मारे ऐसी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बीच में जो है वो डिस्टेंस है, यहाँ से भी वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। या फिर अगर ये वाला हम लोग देखें
ये वाला है, तो आप देख सकते हैं ये जो है ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, या फिर यहाँ से भी थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। तो ऐसे कुछ ट्रिकी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी अलग अलग लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर जैसे अभी ये एक असाइनमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोई तो एक अलग ट्रिकी ऑब्जेक्ट था, नट बोल्ट टाइप का समथिंग, एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट था। तो उसका मैंने ट्राई किया था फर्स्ट टाइम निकालने के लिए, लेकिन जैसे आपको देख के पता चल रहा होगा ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फेल गया था, मेरे से वो अच्छे से बना नहीं था। तो इसके लिए मैंने फिर से सेकंड अटेम्प्ट किया था, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो उसमें थोड़ी बहुत पर्सपेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग है, जितना भी मैंने अब तक सीखा था वो सारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत इसमें डालने की ट्राई की थी, इसके लिए वो थोड़ा डेवलप हुआ है। लेकिन फिर आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें जब मैं पूरी प्रॉपरली मेंटली क्लियर थी, मेरे जो फंडामेंटल्स थे बेसिक वो क्लियर हो गए थे, तब आप देख सकते हो ड्राइंग में कितना ज़्यादा डिफरेंस आया। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके बेसिक फंडामेंट्स आपको क्लियर करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप सबसे पहले तो आपके बेसिक फंडामेंट्स को क्लियर करने के ऊपर ध्यान दो, ना कि पूरा ऑब्जेक्ट ड्राइंग कंप्लीट करने के पीछे। और अगर आपको लगे कि आपका ड्राइंग फेल जा रहा है तो भी उसको बार बार रिपीट करो और बार बार प्रैक्टिस करो, जब तक आपको एक सेटिस्फाइड लेवल तक आप उसे कंप्लीट ना करो। जैसे ये मैंने किया हुआ है, आपको एक बार ट्राई करके छोड़ नहीं देना, आपको रिपीटेडली उसे ट्राई करना है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की टुवर्ड्स। तो पर्सपेक्टिव ये ऐसा टर्म है जो कोई कोई लोग को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, या फिर कोई कोई लोग को बहुत टाइम लगता है समझने के लिए, या कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वो कभी समझ में ही नहीं आता है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन पर्सपेक्टिव में टाइप्स होते हैं, जैसे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मेमोरी ड्राइंग के वीडियो में मिल जाएगी, तो उसकी लिंक आपको आई बटन के यहाँ पे मिल जाएगी, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। और पर्सपेक्टिव ये बहुत बड़ा टर्म है, तो उसको एक वीडियो में कवर करना बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आपको पर्सपेक्टिव का कोई सेपरेट वीडियो चाहिए डिटेल में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप की टुवर्ड्स बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है वायर फ्रेम या 3D वॉल्यूम। तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसका वॉल्यूम तो होगा, उसका डायमेंशंस हो गए, उसके 3D स्ट्रक्चर होगा, तो अभी हम लोग को वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम देखते हैं, जैसे अभी एक ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्यूबिकल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं और स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। तो जैसे आप एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे चार्जर है, तो वो चार्जर का वॉल्यूम किस तरह से निकाला गया है, उसको वॉल्यूम का उसका 3D स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको सोच के निकाला जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर अगर कोई स्पेरिकल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे, तो उसके जो डायमेंशंस होते हैं, उसके जो वॉल्यूम होता है, उसे किस तरह से समझा जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भी बैक फेसेस निकाले हुए हैं उसे अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इस तरह से कुछ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप उसके वॉल्यूम को अंडरस्टैंड कर सको। जैसे अगर अभी आप ये भी देख सकते हो, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले आपको दिखाया ये ऑब्जेक्ट कि जैसे वो साइड में जाता है उसका वो स्लिक होते जाता है, उसके डायमेंशंस उसके उसी तरह से ये एक असाइनमेंट है। जैसे आप देख सकते हो, अगर आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे पंपकिन ले लो या फिर गार्लिक ले लो, जिसमें से सेक्शंस होते हैं, तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे वो साइड में जाता है वो सेक्शंस जो है वो स्लिक होते जाते हैं, और जितना वो सामने है उतने वो ज़्यादा थिक होते हैं। तो उसी तरह से ये कुछ प्रैक्टिसेस किए गए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे एंगल्स में, अलग अलग एंगल्स में प्रैक्टिस किए गए थे। ऐसा नहीं कि एक बार किया और फिर उसे छोड़ दिया, उसे समझने के लिए, सीखने के लिए अलग अलग एंगल से, अलग अलग पोजीशन से उसे ट्राई किया गया था। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वायर फ्रेम के यहाँ पे। जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी वायर फ्रेम होती है, जैसे आप यहाँ पे बल्ब देख सकते हो, तो वो उसके वायर फ्रेम के हिसाब से वो बल्ब किस तरह से फॉर्म हो रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग अच्छे से डिलीवर करने के लिए काम आती है। फिर आप आगे देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको दिखेगा एक यहाँ पे ट्यूब है, तो वो ट्यूब के वॉल्यूम के हिसाब से उसकी जो वायर फ्रेम है वो किस तरह से जाएगी वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इस तरह से कुछ प्रैक्टिसेस करने भी चाहिए। जैसे अभी ये है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये एप्पल है, तो ये एप्पल के जो डायमेंशंस होते हैं, साइड्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं अलग अलग, तो उसे किस तरह से अंडरस्टैंड किया गया है कि ये एप्पल यहाँ पे जाके अंदर जाता है, यहाँ पे एक होल जैसा रहता है थोड़ा, तो उस हिसाब से वो कितना अंदर जाएगा, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे निकाली गई है। तो आपको इस तरह से सोचना आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको कुछ बुक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बुक का नाम है थिंक 3D, तो ये बुक भी आप ले सकते हो। इसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई है। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊँ, तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना, तो उसे एक वॉल्यूम की तरह, एक बेसिक 3D वॉल्यूम की तरह उसे देखा जाता है, 3D स्ट्रक्चर की तरह। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये कैप्सिकम है, तो उसे किस तरह से सोचा गया, उसे एक बेसिक जो क्यूबिकल शेप है उसको लेके फिर उसमें से वो डेवलप किया हुआ है। तो हर ऑब्जेक्ट के पीछे एक ऐसा कुछ 3D वॉल्यूम वाला एक शेप रहता है। फिर उसके बाद जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई है। जैसे अब ये बनाना है, तो वो बनाने के जो अंदर के जो बैक फेसेस उन्होंने निकाले हैं, तो वो जो सर्कल्स है, तो वो किस तरह से वो सर्कल स्लिक होते होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो ऐसे बुक्स भी आप खरीद सकते हो आपके प्रैक्टिसेस करने के लिए। जैसे अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर कोई जरूरी नहीं है सिर्फ नेचुरल ऑब्जेक्ट में, जैसे अभी मैनमेड ऑब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कैसे डायमेंशंस दिखाए गए हैं, उसके वॉल्यूम को समझ के फिर उसे ड्रॉ किया गया है। और जरूरी नहीं है कि ये ओवरलैप हो रहा है तो उसके बैक फेसेस नहीं निकालेंगे, हर एक ऑब्जेक्ट के बैक फेसेस आपको दिख रहे होंगे, सब निकाले हुए हैं, तब जाके वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है। तो ऐसे सारे बुक्स भी आप रेफर कर सकते हो आपके ड्राइंग को डेवलप करने के लिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है कंपोजिशन। तो यूजुअली जब हम कंपोजिशन करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कंपोज करते हैं, तो हम लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, जो कि है कि हम लोग जो भी
ऑब्जेक्ट है वो एकदम से स्ट्रेट कंपोज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ, जैसे आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा, तो यूजुअली हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट कंपोज करते हैं। जैसे आपको देख रहा होगा कि आपको ये वाली सर्फेस है वो दिख रही होगी सिर्फ, लेकिन हमें उसे कभी भी थोड़ा 3/4 एंगल में प्लेस करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये थोड़ा 3/4 एंगल में किया, इसकी वजह से क्या होता है, आपको ये डायमेंशंस क्लियर हो रहे होंगे, ऊपर का डायमेंशन, ये डायमेंशन और साइड के डायमेंशन। तो ये डायमेंशन दिखने के लिए आपको थोड़ा 3/4 एंगल में रखना होता है, ताकि वो कंपोजिशन जो प्ले है ना वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग दिखे। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये कंपोजिशन जो किया है इसमें आप देख सकते हो ओवरलैपिंग्स भी है, क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, लेकिन अगर 2-3 ऑब्जेक्ट्स है तो आप इसे कैसे कंपोज करते हो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग्स किया है, तो ये चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको कभी भी कंपोज करते टाइम उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग रखना चाहिए। जैसे आप ये ऑब्जेक्ट देख सकते हो यहाँ पे, तो इसमें भी आप देख सकते हो 2 ऑब्जेक्ट्स है, तो ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट सेपरेटली रखा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेपरेटली रखा है, ऐसा नहीं किया है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रखा है ताकि वो और इंटरेस्टिंग लगे, एक कनेक्टिविटी दिखे दोनों के अंदर। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये मैच स्टिक का है, तो ऐसा नहीं कि तुमको मैच बॉक्स दे दिया तो तुम लोग ने बस मैच बॉक्स ऐसे ही रख दिया, तुम उसे और इंटरेस्टिंगली प्ले कर सकते हो। जैसे ये मैच बॉक्स खोल के रखा है, उसमें 2-3 स्टिक्स बाहर निकाल के रखे हैं, तो ऐसा भी आपको थोड़ा कंपोजिशंस अलग अलग ट्राई करने चाहिए। आप ऐसा बोलोगे कि अगर मैं ये निकालूंगा तो थोड़ा मेरा काम और बढ़ जाएगा, मेरे को स्टिक्स वगैरह भी निकालने पड़ेंगे, तो वो तो है बात, लेकिन फिर भी आपको अगर आपको कंपोजिशन थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है तो आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी ये भी आप देख सकते हो, इसमें भी क्या किया, सिंगल ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसको थोड़ा अच्छे से कंपोज करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे थ्रेड जो है वो थोड़ा सा बाहर निकाला हुआ है ताकि वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग दिखे। जैसे ये देख सकते हो, यहाँ पे मेरा कंपोजिशन अच्छे से ना होने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग है वो मेरा फेल गया था। इसमें आप देख सकते हो, ये जो टूथब्रश मैंने निकाला है उसका ये वाला पोर्शन है, आपको दिख रहा होगा, ये प्रॉपरली क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या निकाला है। जैसे अभी हम लोग ने टूथब्रश के इतने सारे प्रैक्टिसेस किए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने दिखाया था, इतने सारे टूथब्रश के प्रैक्टिसेस करने के बावजूद भी ये ड्राइंग फेल गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतने सारे प्रैक्टिस करने के बाद भी एग्जाम के टाइम पे या वो टाइम प्रेशर में हम लोग वो प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाते, जो भी हम लोग ने सीखा वो सारा इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इसमें क्या गलती हुई है कि ये टूथब्रश को देख सकते हो, आपके जो ये बाल होते हैं टूथब्रश के, वो देख सकते हो आप, एक ही इसके ऊपर ओवरलैप हुआ, इसके वजह से दिख नहीं रहा है, उसका जो एंगल है ना वो इस तरह से होना चाहिए था कि ये जो बाल है वो ऐसा इसमें से बाहर सेपरेट आउट हो, ताकि वो एक ऐसा शेप बने। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको आपके कंपोजिशन जो स्किल्स है वो डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए कि आपके घर पे जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे या फिर आप जब जहाँ पे भी बाहर जाओ तो कोई आपको चीज़ें दिखे तो उसके फोटोग्राफ्स क्लिक करो। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बार आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स लेके कंपोज करके उसे ड्रॉ करते बैठो, लेकिन आप उसके नॉर्मली फोटोग्राफ्स भी तो खींच ही सकते हो। लाइक ऑब्जेक्ट्स लो, उसे थोड़ा अच्छे से कंपोज करो और फिर उसके फोटोग्राफ्स खींचो, और वो फोटोग्राफ्स को थोड़ा स्टडी करो कि किस तरह से हम उसे अच्छे से एंगल में कंपोज करेंगे तो वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है लेटरिंग। तो अभी आप बोलोगे लेटरिंग क्या ज़रूरत है लेटरिंग सीखने का ऑब्जेक्ट ड्राइंग में, तो ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग में भी लेटरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं कुछ आपको प्रैक्टिसेस दिखाती हूँ मेरे लेटरिंग किए हुए। जैसे आप ये देख सकते हो, ये मेरे कुछ स्टेट लेवल ग्रेड एग्जाम में की गई हुई लेटरिंग की प्रैक्टिसेस है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कई सारे प्रैक्टिसेस करने पड़े। जैसे मैं आपको कुछ दिखाती हूँ मेरे प्रैक्टिसेस, ये आप देख सकते हो, ये सारे इतने सारे लेटरिंग के प्रैक्टिसेस किए हुए थे, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे उसकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी जो फॉन्ट की, टाइपोग्राफी की, वो बिल्ड करनी पड़ी थी। उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस की हुई थी। जैसे आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि फॉन्ट की जो थिकनेसेस रहती है, उसकी फैमिली जो रहती है, उसके अलग अलग सेरिफ रहते हैं, वो सारे कैसे मेंटेन किए जाते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रैक्टिस किए थे। उसके अपर केस, उसका लोअर केस, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ी थी, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची थी, इतने अच्छे से लेटरिंग कर पा रही थी। ये तो कुछ बस गिने चुने प्रैक्टिसेस मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ऐसे कई सारे प्रैक्टिसेस मैंने किए हुए थे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इतने सारे दिखाना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप आपको देख के अंदाजा लगा सकते हो आपके कई सारे प्रैक्टिसेस किए थे, तब जाके ये लेवल अचीव हुई है। तो लेटरिंग के कई अलग अलग टाइप्स रहते हैं। जैसे अभी हम कुछ टाइप्स देखते हैं, तो उसमें तो फर्स्ट तो क्या होता है कि उसमें स्ट्रेट लेटरिंग रहती है या फिर रिवर्स लेटरिंग रहती है। जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जो बेल लिखा हुआ है ये स्ट्रेट लेटरिंग है, लेकिन वहीं पे आप ये देख सकते हो सेफ्टी मैच जो लिखा हुआ है वो रिवर्स लेटरिंग है, क्योंकि वहाँ पे पेपर वाइट छोड़ा गया है और जो बैकग्राउंड है उसको फिल किया गया है, तो इसे रिवर्स लेटरिंग कहते हैं। लेकिन कई बार क्या हम लोग मिस्टेक करते हैं ना कि हम लोग पर्सपेक्टिव के हिसाब से लेटरिंग नहीं करते। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लेटरिंग की गई है उसमें पर्सपेक्टिव के, जो हम लोग बोलते हैं ना एक्सटेंडेड लाइन्स मारने का पर्सपेक्टिव के लिए, तो उस हिसाब से ही ये भी जो लेटरिंग है वो भी पर्सपेक्टिव के वो लाइंस के हिसाब से, वो ग्रिड के हिसाब से ही ड्रॉ की जाती है। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे आपको ये रियल में अभी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये लेटरिंग है। तो अगर ये आप समझो यहाँ पे थोड़ा टिल्ट हुआ पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ये ऑब्जेक्ट का उसका डायमेंशन चेंज हुआ, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये जो उसकी हाइट है वो भी कैसे चेंज हुई है, कम होती जा रही है उसकी हाइट। तो वैसे ही सिमिलरली अगर मैं उसको ऐसे थोड़ा टिल्ट करूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये जो लाइन है, लाइक जो लेटरिंग लिखा है वो भी इस लाइन में, इस डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम लोग कि जो ऑब्जेक्ट है उसके जो डायमेंशंस है, उसकी जो पर्सपेक्टिव के एंगल है वो अलग रहता है, लेकिन ये जो लेटरिंग है वो हम लोग स्ट्रेट ही लिखते हैं। तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, वो लेटरिंग जो है ना वो भी उसी एंगल में, उसी उसके ही पैरेलल होना चाहिए।
और ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये स्टैंडिंग लाइंस जो है वो भी आपको दिखेंगे कि ये एंगुलर लाइंस के हिसाब से उसको पैरेलल ही गए हुए हैं। ये जो रियल में लिखा हुआ है उसके जो भी आपको सीधे लाइंस दिखाई देंगे, अगर आप गाइडलाइंस की तरह पकड़ोगे तो ये लाइंस भी आप देख सकते हो उसको पैरेलल ऐसे इसी डायरेक्शन में गए हैं, ना कि ऐसे स्ट्रेट गए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी ये भी आप देख सकते हो तो उसमें अलग अलग होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये रिवर्स लेटरिंग है, लेकिन यहाँ पे फ्लैट ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लेटरिंग की गई है। और आप ये देख सकते हो ये जो कोलगेट वर्ड लिखा हुआ है ये थोड़ा इटैलिक में लिखा हुआ था, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे लाइंस दिखाई दे रहे होंगे थोड़े लाइटली। ये जो गाइडलाइंस मारे हैं वो भी उसी एंगुलर पोजिशन में ही मारे हैं, उस हिसाब से वो लेटरिंग को किया गया है। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था फ्लैट ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन जब कोई राउंड ऑब्जेक्ट आता है तो उसमें लेटरिंग किस तरह से की जाती है वो हम देखते हैं। जैसे अब ये पोस्टर कलर की बॉटल है तो इसमें आप ये लेटरिंग देख सकते हो, यहाँ पे पोस्टर कलर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें वही मैंने मिस्टेक की है कि जो लेटरिंग है वो पूरा फ्लैट हो गया है। वो इस राउंडिटी के हिसाब से, ये उसका जो वॉल्यूम होता है बॉटल का उसके राउंडिटी के हिसाब से ये लेटरिंग नहीं किया गया है। जैसे अभी हम लोग ने आपको कुछ दिखाया था थोड़े टाइम पहले कि जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने बोला गया था कि उसके राउंडिटी के हिसाब से ये जो भी उसके जो सेक्शंस है वो राउंडिटी के हिसाब से कैसे जितना वो साइड में जाएंगे उतना वो स्लिक होते जाएंगे, उतना उसका साइज जो है वो कम होते जाएगा। तो वो चीज़ों को यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया था। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये करके दिखाया हुआ है कि अगर पोस्टर कलर लिखा है तो वो जितना साइड में जाएगा उतनी उसकी जो थिकनेस है, उसका जो साइज है वो छोटा होते जाएगा। जैसे यहाँ पे एस लेटर है तो जब वो एस लेटर सामने है स्क्रीन अपने आंखों के सामने, तो फ्रंट फेसिंग में तो वो एस लेटर प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन जैसे वो साइड में जा रहा है तो वो देख सकते हो आप ऐसा स्लिक हो गया है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप लेटरिंग करो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, राउंड ऑब्जेक्ट के ऊपर स्पेशली। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक कप है तो ये कप के ऊपर आपको यहाँ पे लेटरिंग दिखाई दे रही होगी कैसी है, लेकिन वही अगर मैं थोड़ा उसको फ्लिप करूँ, थोड़ा रोटेट करूँ तो आपको दिखाई देगा ये जो लेटरिंग साइड साइड में आ रही है उसकी आपको थिकनेस, उसका साइज आप देख सकते हो थोड़ा कम होते जा रहा होगा। देख सकते हो आप जो आपके सामने है वो एकदम थिक है, लाइक नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे वो कर्व होते जा रहा है वैसे साइड के जो लेटरिंग है उसकी आप देख सकते हो कि साइज कम होते जा रही है, वो स्लिक होते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप लेटरिंग करो। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है तो उसके जो वो लेटरिंग है वो उसके ऑब्जेक्ट के जो भी बैक फेसेस होते हैं, जो उसके राउंडिटी होती है उसको कंसीडर करके ही ये लेटरिंग किया गया है। आपको यहाँ पे लाइंस दिख रहे होंगे, गाइडलाइंस जो मारे हुए हैं कर्व लाइंस वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और इसके अंदर ही लेटरिंग को फिट किया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेटरिंग के आगे का टाइप क्या होता है, एक तो एम्बॉस लेटरिंग। कई बार क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें एम्बॉस लेटरिंग की गई होती है। जैसे अभी आपको यहाँ पे बॉटल दिखाई दे रही होगी कैमल की, तो ये बॉटल के ढक्कन के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैमल लिखा हुआ है, वो थोड़ा एम्बॉस रहता है अगर आपने नोटिस किया होगा तो उसे किस तरह से निकालना चाहिए उसकी अलग अलग प्रैक्टिसेस भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया तो उस टाइम पे आपको वो आना चाहिए करने के लिए। तो कभी कभी कैसा होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी आते हैं जिसके ऊपर बहुत लाइटली बहुत छोटे छोटे लेटरिंग लिखे हुए होते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये बल्ब देख सकते हो, इसमें बहुत छोटे छोटे लेटरिंग लिखे हुए हैं, तो इतना छोटा बारीक लिखना तो मतलब पॉसिबल नहीं होता है एग्जाम में इतने टाइम के अंदर। तो इसकी वजह से आपको वो सजेस्टिव लेटरिंग निकालने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि लेटरिंग बहुत छोटा होने की वजह से हम लोग निकालते ही नहीं, उसे ऐसे ही छोड़ देते। तो आपको वैसा नहीं करना है, एटलीस्ट आप कुछ तो सजेस्टिव वहाँ पे निकाल के आ सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे सजेस्टिवली लिखा है, लेकिन वो भी आप देखोगे तो वो राउंडिटी के हिसाब से कर्व हो रहा है और उसी डायरेक्शन में ही निकाला गया है। तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये बॉटल है उसके ऊपर पतंजलि लिखा हुआ है, तो वो पूरा इतना लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ हाई मतलब सजेस्टिव लिखा हुआ है सिर्फ पतंजलि करके। तो इस तरह से आपको सजेस्टिव लेटरिंग करने की भी आदत होनी चाहिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है लाइट एंड शैडो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को शेडिंग करने से पहले आपको उसके लाइट एंड शैडो की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि लाइट डायरेक्शन के हिसाब से कहाँ पे हाईलाइट गिरेगी, कहाँ पे टोनल वैल्यूज आएंगे, लाइक कहाँ पे शैडो आएगी, कहाँ पे रिफ्लेक्टोन आएगा, ये सारी चीज़ों को आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहिए सबसे पहले तो उसके लिए हम कुछ देखते हैं अभी। जैसे अभी आप ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग देख सकते हो, यहाँ पे ये शेविंग का ब्रश है, आप जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें आप देख सकते हो ये लाइट डायरेक्शन के हिसाब से, यहाँ से आपका लाइट डायरेक्शन है तो उस हिसाब से कहाँ पे हाईलाइट आई है, कहाँ पे मिडिल टोन है, कहाँ पे डेप्थ है, कहाँ कैसे शैडो है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग शैडो डालना भूल जाते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको शैडो डालना हमेशा याद रखना है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग के जो एजेस है शैडो के वो बहुत शार्प कर देते हैं, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि आपके जो एजेस है शैडो के वो थोड़े आप ब्लर करें, थोड़े सॉफ्ट करें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टोनल वैल्यू जो है ना वो मेंटेन करनी आनी चाहिए। जैसे अभी ऑब्जेक्ट देखो, आप देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो नीचे का पोर्शन है वो ब्लैक पोर्शन था, वो जो कलर था उसका वो प्रॉपर ब्लैक था। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी मैंने शेडिंग की है उसकी आप देख सकते हो डेप्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर किया हुआ है, क्योंकि उसकी जो वो ब्लैक कलर है वो उसमें से क्लियर हो सके। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे थोड़ा मेटेलिक पोर्शन था, तो इसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा मिडिल टोन में शेडिंग किया हुआ है, ताकि वो जो मेटेलिक उसका जो फील है वो यहाँ पे
क्लियर हो सके। और वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हेयरी पोर्शन है वो थोड़ा लाइट था, इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा लाइट रेंडर किया हुआ, इसका टोनल वैल्यू थोड़ा मेंटेन किया है। तो इस तरह से आपको जो डिफरेंसेस है ना वो आपको मेंटेन करने आने चाहिए आपके ऑब्जेक्ट ड्राइंग में। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा गार्लिक का बनाया है, तो गार्लिक कैसा होता है, बहुत लाइट होता है, व्हाइट कलर का रहता है, तो आपको वो टोनल वैल्यूज के हिसाब से मेंटेन करना आना चाहिए कि उसे थोड़ा हम हाइकी में ही कलर शेडिंग करें, ताकि उसका जो वो आइडेंटिटी है कि व्हाइट ऑब्जेक्ट है वो क्लियर हो सके। कभी कभी कैसा होता है कि हम रेंडर करते करते बहुत डार्क करने लग जाते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि 2H या फिर एच जैसी पेंसिल होती है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, वैसे पेंसिल्स आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें कैसा होता है ना कि आप कितना भी प्रेशर दोगे ना तो भी वो एक लिमिट के आगे वो जाएगी ही नहीं उसकी डार्कनेस। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल के लिए मैंने 2H पेंसिल ली है एक, उसको मैं कितना भी दबाऊं तो भी आप देखो उसके एक लिमिटेशंस है, इसके आगे वो डार्क होगी ही नहीं। तो आप ऐसे कुछ हार्ड पेंसिल्स यूज़ कर सकते हो, ऐसे कुछ लाइट ऑब्जेक्ट्स अगर आ रहे हैं तो वैसे रेंडर करने के लिए। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि 2H पेंसिल का इतना डार्क आ रहा है, तो अगर मैं आपको साइड में कंपैरिजन दिखाऊं 8B की, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना लाइट है। जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे 8B का किया हुआ है मैंने, तो ये 8B के हिसाब से ये 2H का कितना कंपेरेटिवली लाइट है आपको दिख रहा होगा। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 2H या फिर H ऐसे जो हार्ड पेंसिल्स होते हैं वो यूज़ करें। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 2H या H जैसे कोई पेंसिल्स होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, जो एक लिमिट के आगे जा ही नहीं सकते उसकी डेप्थ, तो ऐसे पेंसिल्स आप यूज़ करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी ये 2H पेंसिल ली है, तो आप ये देख सकते हो मैं कितना एक प्रेशर में कर रही हूँ, लेकिन वो फिर भी एक लिमिट के आगे जाती ही नहीं है, उसकी जो भी डार्कनेस है वो देख सकते हो आप कितना लाइट होता है। लेकिन वही अगर मैं दूसरे कोई ब्रांड की लूँ या फिर दूसरा 2B या फिर समथिंग लूँ, तो उसमें आप देखो अगर मैं सेम प्रेशर से करूँ तो भी उसकी आप डेप्थ देख सकते हो वो थोड़ा डार्क ही दिखाई देता है। अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है लाइट शेड्स मारने के लिए, तो फिर आप ऐसे 2H या एच जैसे हार्ड पेंसिल्स जो होते हैं वो आप यूज़ करो। तभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप ये ड्राइंग देख सकते हो यहाँ पे, तो जनरली हम लोग की हैबिट क्या होती है कि हम लोग ये टोनल वैल्यूज को सेपरेट आउट करने के लिए ये सब बहुत लाइंस लाइंस मारते हैं, फिर उसको आउटलाइन करते हैं ताकि वो सेपरेट आउट हो। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि कैसे विदाउट आउटलाइन सिर्फ टोनल वैल्यूज की मदद से वो एरिया को सेपरेट आउट किया हुआ है, उसके डायमेंशंस को सेपरेट आउट किया है। तो आपको इस तरह से करने आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये बल्ब का किया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं पे भी आउटलाइन नहीं किया, फिर एज नहीं मारा हुआ है। आप देख सकते हो बस टोनल वैल्यू के हिसाब से ये हाईलाइट छोड़ा है, यहाँ पे थोड़ा डीप होते गया है, जैसे ये भी एक पोर्शन देख सकते हो। तो इस तरह से आपको करना आना चाहिए। आप जो आउटलाइन मारते हो उसे आप अवॉइड करो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी ये आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा, तो ये मेटालिक ऑब्जेक्ट है। तो कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें रिफ्लेक्शन आती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लीफ की रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रही होगी। तो ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, लाइक कोई सॉफ्ट होता है, कोई हार्ड होता है, कोई मैट होता है, तो कोई ग्लॉसी भी होता है, और कोई कोई ऐसे होते हैं जिसमें रिफ्लेक्शंस आता है या कोई अपना कलर फेंकता है। तो ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज होते हैं, तो उस हिसाब से आपको वो ऑब्जेक्ट को निकालने आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो कैसे उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो मेंटेन की है, रिफ्लेक्शन दिख रही है तो आपको वो आपके ड्राइंग में उतारनी आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं कास्ट शैडो के ऊपर। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मैच बॉक्स है, जैसे यहाँ पे है ये मैच बॉक्स है, तो उसकी जो शैडो है वो यहाँ पे मैच स्टिक्स के ऊपर गिर रही है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपके कोई कोई ऑब्जेक्ट जब आप ओवरलैप करते हो तो एक दूसरे की शैडो उसके ऊपर गिरती है, तो उसे कास्ट शैडो कहा जाता है। तो उसको भी आपको देखना आना चाहिए और अपने ड्राइंग में उतारना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेमन, तो इसकी जो शैडो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके ऊपर ओवरलैप हुई है, उसके ऊपर कास्ट शैडो आई है ये वाले वेजिटेबल के ऊपर। तो ये चीज़ें को आपको नज़र बिठानी चाहिए आपकी, कि ये सारी चीज़ें भी आप देख पाओ और अपने ड्राइंग में उतार पाओ, ताकि वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव दिखे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको शेडिंग करते टाइम आपको कास्ट शैडो के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये अभी मैंने एक कंपोजिशन किया है आपको दिखाने के लिए कि कास्ट शैडो मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। तो जैसे अभी आप देख सकते हो ये बॉटल आपको दिखाई दे रही है, तो ये बॉटल का जो ढक्कन है उसके कास्ट शैडो आप देख सकते हो यहाँ पे उसके बॉटल के ऊपर ही गिर रही है, मतलब खुद की ही शैडो खुद के ऊपर ही गिर रही है, उसे कास्ट शैडो कहा जाता है। उसी तरह आप ये देख सकते हो ये जो बॉक्स रखा हुआ है उसकी शैडो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये दूसरे बॉक्स के ऊपर गिर रही है जो ऊपर जाके यहाँ पे बॉटल के ऊपर तक आ रही है। और यहाँ पे आप लाइट देख सकते हो, पीछे जो लाइट गिरी हुई है, और इसके लिए से आपको ये डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि ये कास्ट शैडो है, तो इसे कास्ट शैडो कहा जाता है। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट की शैडो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है या फिर उसकी खुद की ही शैडो खुद के ऊपर गिर रही है ना, तो उसे कास्ट शैडो कहा जाता है। और आपको ये जो नीचे की शैडो दिखाई दे रही होगी ना ये बॉक्स की या फिर ये वाले बॉक्स की, उसे कास्ट शैडो नहीं, उसे फ्लोरिंग शैडो कहा जाता है और नॉर्मल शैडो कहा जाता है। और ये जो आपको दिख रही है इसे सबको कास्ट शैडो कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप शेडिंग करो तो ये सारी चीज़ों को भी कंसिडर करना चाहिए।
तो फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन फिगर्स निकाल रहे हो तो आपको देख सकते हो आपका जब हाथ रहता है तो हाथ की शैडो आपके बॉडी के ऊपर आती है, तो उसे भी कास्ट शैडो कहा जाता है। या फिर आप देख सकते हो आपकी जो चिन रहती है वो चिन की शैडो आपके नीचे नेक के यहाँ पे आती है, या फिर आपके नोज की शैडो आपके लिप्स के यहाँ पे गिरती है कभी कभार, तो उसे कास्ट शैडो कहा जाता है, जो खुद की शैडो खुद के ऊपर ही गिरती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल। तो जनरली हम लोग जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसके हम लोग को लाइट एंड शैडो की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से हम लोग के लिए कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसे ऐसे ही कहीं पे भी प्लेस कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसके ऊपर है ना चारों दिशों से मतलब चारों डायरेक्शन से लाइटिंग आती है, उसकी वजह से फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें कौन सी लाइटिंग पकड़नी है। मतलब उसके ऊपर प्रॉपर लाइटिंग ना होने की वजह से क्या होता है कि आपके ड्राइंग में भी वो उसी तरह का इफेक्ट आता है। जैसे अगर आप कोई अच्छा रेफरेंस लोगे तो आपका ड्राइंग अच्छा बनेगा, लेकिन अगर आप कोई बुरा रेफरेंस ले रहे हो जो अच्छा नहीं है इतना, तो उसको अगर आप कॉपी करोगे तो आपका ड्राइंग भी उतना ही गंदा दिखेगा, राइट। तो इसके वजह से आपको आपका जो ऑब्जेक्ट है ना उसमें प्रॉपर लाइटिंग करनी आनी चाहिए, बिकॉज जितनी अच्छी लाइटिंग होगी उतना ही वो अच्छा आपकी ड्राइंग में भी उतरेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक अभी सोल्यूशन बताती हूँ। तो अभी आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसे फोटोग्राफी कोन कहते हैं। लाइक जब भी मेरे को भी ये पता नहीं था, लेकिन जब भी मैं अपने सीईटी के ट्रेनिंग के लिए गई तभी हम लोग को ये सिखाया गया था कि ऐसा कोन होता है जिसके अंदर हम लोग को ऑब्जेक्ट प्लेस करना रहता है। तो इसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख देते हैं और उसकी वजह से फिर चारों डायरेक्शन से लाइटिंग आती है। तो ये अगर आप कोन देखोगे तो इसमें दो साइड जो है वो ब्लॉक है, इसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन से लाइटिंग आती है और दो डायरेक्शन ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेड कलर की लाइट है जो जानबूझ के मैंने यहाँ पे ऑन करके रखी है, तो वो आप देख सकते हो कि ये रेड कलर की लाइट का इंपैक्ट जो है वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो बोर्ड है उसकी वजह से वो ब्लॉक हो रही है। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ग्रे कलर का पेपर लगाया और यहाँ पे व्हाइट कलर का पेपर लगाया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये व्हाइट कलर का जो यहाँ पे ना रिफ्लेक्शन आता है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे रिफ्लेक्ट टोन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक एज आ रही है। और उसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये ग्रे टोन होने की वजह से यहाँ पे जो शेडिंग्स है ना वो आपको प्रॉपरली क्लियर हो रही होंगी। और कभी कभी कैसे होता है, अभी जैसे ये व्हाइट ऑब्जेक्ट है तो वो व्हाइट पेपर के ऊपर लाइक वो प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है, इसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हो आप जानबूझ के ग्रे पेपर यूज किया हुआ है, तो उससे क्या होता है ये जो शैडो वगैरह भी उसकी आ रही है ना वो प्रॉपरली दिखाई देती है। तो ऐसे ही अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग कलर के कोन्स है। लाइक अभी इसका बैक साइड अगर मैं फ्लिप करूंगी तो उसमें थोड़े डार्क ग्रेज है, तो वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग कोन का वो कलर यूज किया जाता है ताकि वो और भी ज्यादा अच्छे से दिखाई दे। तो अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए होगा कि इसे कैसा यूज़ किया जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, हम उसके ऊपर आपको डिटेल्स में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन अगर आपको देखना है कि ये कोन किस तरह से बनाया जाता है तो उसका वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं, जल्दी वो वीडियो आएगा, तो उसमें आप देख के आपके खुद के लिए भी आप ऐसा एक कोन बना सकते हो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है रेंडरिंग टेक्निक। तो अभी हम लोग ने ये तो देख लिया कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइटिंग किस तरह से करनी है, तो अभी हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को रेंडर किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो रेंडरिंग के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि हैचिंग होता है, क्रॉस हैचिंग होता है। तो उसी तरह से आप ये मेरी ड्राइंग देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला ये मेरा स्कूल लेवल का वर्क था जो हॉबी वर्क था, जो कहीं ना कहीं से तो हम लोग ने देख के बनाया हुआ था। तो उस समय मेरे को पता नहीं था ये क्रॉस हैचिंग वगैरह होता क्या है, लेकिन बस जो दिख रहा था वो मैं बना रही थी। तो जैसे आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा ये जो भी किया हुआ है, जिस तरह से ये पेंसिल को हैंडल किया गया है उसे क्रॉस हैचिंग कहा जाता है, जो दो डायरेक्शंस में रहते हैं लाइंस। जैसे अभी ये वाला मेरा ड्राइंग आप देख सकते हो, इसमें एक डायरेक्शनल लाइंस आपको दिख रही है, पैरेलल हैचिंग इसे कहा जाता है। जैसे आप ये देख सकते हो कि ये जो बॉक्स है उसके लाइन पैरेलल ही ये लाइंस स्ट्रोक्स जो है वो जा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ रेंडरिंग टेक्निक्स होते हैं। जैसे राउंड, ये जैसे आप देख सकते हो ये प्लेट राउंड है या फिर ये बाउल राउंड है, तो उसके उस डायरेक्शन में ही वो लाइंस घूम रही है, राइट, तो उसे पैरेलल हैचिंग कहा जाता है। तो इस तरह से जैसे आप ये वाला भी ड्राइंग मेरा देख सकते हो, इसमें ये जो मेटेलिक जो ये ऑब्जेक्ट है तो उसकी अब राउंडिटी है, जैसे हम लोग ने वॉल्यूम और स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड किया तो उस तरह से आप ये देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट की एक राउंडिटी है। तो ये जो भी जितने भी स्ट्रोक्स किए हुए हैं, ऐसे शेडिंग किया हुआ है, तो उसका जो भी आप रेंडरिंग टेक्निक देख सकते हो राउंडिटी के हिसाब से ही वो स्ट्रोक्स को किया गया है। और एक चीज़, जब भी हम लोग शैडो करते हैं तो शैडो भी उसके उसी डायरेक्शन में ही जानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये देख लो, यहाँ पे ये बल्ब निकाला है, तो इसमें आप ये देख सकते हो कि ये बल्ब का जो ये आगे का हिस्सा है वो स्ट्रेट है, तो इसके लिए यहाँ पे जो शेडिंग की है उसकी आप रेंडरिंग टेक्निक देख सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन्स में ही, स्ट्रेट स्ट्रोक्स में ही इसे रेंडर किया गया है। वही आप ये पीछे का हिस्सा देखो तो ये थोड़ा राउंड है, तो उसको वो राउंडिटी को अंडरस्टैंड करके उस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रोक्स दिया गया है। और शैडो भी आप देख सकते हो कि इसके उसी डायरेक्शन में ही शैडो को मारा गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कोई रेंडर करो ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट की पहले तो आपको वॉल्यूम अंडरस्टैंड करनी है, उसका स्ट्रक्चर देखो और उस हिसाब से आपको वो शेडिंग करनी है। तो नेक्स्ट आता है टेक्सचर्स। तो टेक्सचर्स में दो टाइप्स होते हैं, एक तो सेल्फ टेक्सचर होता है और एक एम्बॉस टेक्सचर होता है। तो जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये एम्बॉस टाइप का एक टेक्सचर है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ एम्बॉस टाइप में, तो जैसे करेला तो हो गया, फिर एक कोकोनट आता है जिसमें आप देख सकते हो कोकोनट के वो हेयर्स आते हैं, वो थोड़ा एम्बॉस टाइप का टेक्सचर्स होता है। तो उस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम सेल्फ टेक्सचर की बात करें तो उसमें एक वाटरमेलन आता है, या फिर एप्पल के ऊपर भी आप देख लो उसके ऊपर सेल्फ टेक्सचर होता है। तो उसी तरह का ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें आप देख सकते हो ये वाले ऑब्जेक्ट में यहाँ पे सेल्फ टेक्सचर किया गया है।
तो जैसे अब ये मैच बॉक्स है, तो ये मैच बॉक्स में आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो क्रिस क्रॉस एक टेक्सचर रहता है यहाँ पे, तो ये उस तरह का टेक्सचर किया गया है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब लाइक हम लोग जब भी ड्राइंग करते हैं, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो कभी कभार एकदम बहुत फीका फीका लग जाता है। तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम लोग उसमें एक्सट्रीम डेप्थ नहीं डालते, हम लोग वो एक्सट्रीम डेप्थ डालना भूल जाते हैं। इसकी वजह से हम लोग के जो ऑब्जेक्ट्स है वो बहुत प्लेन दिखते हैं, बहुत फीके फीके दिखते हैं। तो आपको वो एक्सट्रीम डेप्थ डालने की आदत होनी चाहिए। जैसे आप ये ऑब्जेक्ट देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डबल ई पेंसिल का यूज़ किया हुआ है एक्सट्रीम डेप्थ डालने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डेप्थ है, एकदम यहाँ पे पूरा आपको दिख रहा होगा, एकदम डीप किया हुआ है, डबल ई पेंसिल का यूज़ किया हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे आपको डेप्थ दिख रहा है ना, वहाँ पे आपको डबल ई पेंसिल का यूज़ करना है। लेकिन अब तो एंड मोमेंट पे भी आप वो डेप्थ ऐड करोगे ना आपके ड्राइंग में, तो आपका ड्राइंग एकदम से ऐसा इफेक्टिव दिखने लग जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको वो डबल ई पेंसिल ज़्यादा भी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होती है, तो आप वो बाद में उसे इरेज भी नहीं कर पाओगे। इसके लिए वो यूज़ करते टाइम ध्यान रखो कि आपको वो स्पेसिफिकली वो एरिया पे ही वो यूज़ करनी है जहाँ पे एकदम एक्सट्रीम डेप्थ हो, एक्सट्रीम डार्कनेस हो। जैसे अभी ये वाला ऑब्जेक्ट देख सकते हो, यहाँ पे भी ये लाइटर के जो ये बीच में जो ये होल्स है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सट्रीम डेप्थ है। तो इसके लिए वहाँ पे सिर्फ यूज़ किया गया है और कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है। तो आपको वो यूज़ करते टाइम बहुत स्पेसिफिक होना होगा कि कहाँ पे मेरे को वो यूज़ करना है, क्योंकि आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर वो अच्छा भी नहीं दिखेगा ड्राइंग। इसके लिए आपको वो बहुत कॉशियसली यूज़ करना है। ओके, तो ये सेल्फ टेक्सचर जो होता है ना, वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि इरेजर पेंसिल आती है उसका यूज़ करते थे। मैं आपको एक डेमो करके दिखाती हूँ। अभी मैं रैंडमली कोई भी एक पेंसिल लेके उससे आप ये शेड मार रही हूँ, जैसे आपकी रहती है तभी आप शेडिंग करते हो। ओके, तो अगर ऐसा रहेगा और उसके ऊपर आपको समझो कोई भी टेक्सचर निकालना है, तो ये इरेजर पेंसिल है, आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये इरेजर पेंसिल है। तो इसकी मदद से हम ऐसे टेक्सचर निकाल सकते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो इरेज हो रहा है इसकी मदद से। तो आप इस तरह से कुछ इरेजर पेंसिल के यूज़ करके ऐसा कुछ टेक्सचर्स दिखा सकते हो जो सेल्फ टेक्सचर्स होते हैं। और कई बार क्या होता है, कोई ऐसा फ्लैट ऑब्जेक्ट होगा या फिर राउंड ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होता है, हम लोग का जो शेडिंग का है ना, तो हम लोग का हाथ ऐसा लग लग के वो बाहर चले जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसा कोई भी एक पेपर लो, साइड में रखो और उसको ऐसा इरेज कर दोगे ना, तो देखो ये प्रॉपर फिनिशिंग मिलेगी आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ यूज़ कर सकते हो। और इरेजर को सिर्फ ऐसे ही इरेजर जैसा मत समझो कि कोई अपने मिस्टेक्स इरेज करने के लिए यूज़ करता है, ये शेडिंग के लिए एक टूल जैसा भी काम आता है, तो उसे उस तरह से भी सोचो। और कई बार क्या होता है कि हम लोग हाईलाइट्स डालना भूल जाते हैं, या फिर वो शेडिंग करते करते हमारे हाथ का जो ग्राफाइट होता है वो उसके ऊपर लगता है, तो हाईलाइट्स बहुत फेड आउट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आप एंड में क्या कर सकते हैं कि इरेजर पेंसिल का यूज़ करके आपके जो हाईलाइट्स है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसे आप फिर से थोड़ा ब्राइटन अप कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको जब भी डेप्थ दिखानी हो तो उसके लिए आपको डबल ई का पेंसिल का यूज़ करना है। तो ये स्टेडलर की डबल ई पेंसिल आती है, ऐसे देख सकते हो यहाँ पे। तो ये पेंसिल का यूज़ करके आप डेप्थ दिखा सकते हो। तो आपको लगता होगा कि डबल ई मतलब डबल ई ज़्यादा ही एकदम एक्सट्रीम डार्क होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे 10B का पेंसिल ले रही हूँ आपको कंपेरिजन दिखाने के लिए। तो ये देख सकते हो आप, ये 10B है। अगर मैं इसको एकदम एक्सट्रीम दबा के भी डार्क करूँ ना एकदम, तो भी इसकी एक लिमिट होती है। लेकिन हम लोग को लगता है यूजुअली 10B मतलब सबसे डार्क होती है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये 10B की डार्कनेस है। और अभी मैं आपकी डबल ई ले रही हूँ, अब ये डबल ई की आप डार्कनेस देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डीप है, वो एकदम एक्सट्रीम चारकोल की तरह होता है ये। देख सकते हो आप इतना। ये 10B को मैं और डार्क आपको दिखा रही हूँ उसके साइड में ही मार के, ताकि आपको और अच्छे से कंपेरिजन दिखे उसका साइड बाय साइड। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वो कितना एक्सट्रीम डार्क है, ये इससे भी डार्क है डबल ई पेंसिल। तो इसके लिए आप ये डबल ई पेंसिल का यूज़ कर सकते हो जहाँ जहाँ पे आपको एकदम एक्सट्रीम डेप्थ दिखानी है। लेकिन इतना याद रखो कि इसका एकदम ओवर यूज़ भी मत करना, क्योंकि फिर ये इरेज करने में भी भारी हो जाएगी। आप देख सकते हो ये इरेज भी नहीं होगी, अगर मैं इरेज करने का ट्राई भी करूँगी ना, तो वो इतना अच्छे से इरेज भी नहीं होगा, आपका वो पेपर पूरा खराब हो जाएगा। इसकी वजह से क्या करना है, आपको सोच समझ के डबल ई पेंसिल का यूज़ करना है। तो जैसे मैच बॉक्स में जो टेक्सचर दिखाया गया है तो उसमें एक अलग टेक्निक यूज़ की गई है टेक्सचर दिखाने के लिए। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि कोई भी पॉइंटी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि राउंडर हो या टूथपिक हो, या फिर आपका बॉल पेन ही क्यों ना हो जिसकी इंक खत्म हो गई हो, तो ऐसे कोई भी आप ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो। जैसे मैंने ये एक टूल लिया हुआ है, आप देख सकते हो उसमें पॉइंटी टूल है। तो इसकी मदद से मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे वो टेक्सचर को किया गया था। तो जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ क्रीसेस मार रही हूँ पेपर के ऊपर, जैसे वो टेक्सचर है क्रिसक्रॉस पैटर्न में। तो जो भी आपके ऑब्जेक्ट का टेक्सचर रहेगा उस हिसाब से आप ऐसे कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हो। इसकी वजह से क्या होता है कि वो पेपर में ना क्रीजेस आ जाते हैं, तो जब भी हम शेडिंग करेंगे ना, तब वो उसके ऊपर दिखेगा नहीं। लाइक आप देख सकते हो, अब मैं शेडिंग कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली वो जो टेक्सचर है वो दिखाई दे रहा होगा अभी आपको। क्योंकि ये क्या हो रहा है कि जब ये जो आप कलर शेड कर रहे हो ना, तो वो पेंसिल के जो भी शेड्स है, तो ये टेक्सचर के अंदर जो क्रीजेस है ना, वो क्रीजेस के अंदर वो शेड नहीं जा रहा है, उसकी वजह से वो अपने आप टेक्सचर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से भी आप कुछ यूज़ कर सकते हो आपके टेक्सचर्स दिखाने के लिए आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। या फिर अगर कोई लेटरिंग वगैरह हो तो इस तरह पे वहाँ पे भी आप ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हो ये टेक्निक। और इसी तरह से मैंने वो कोकोनट भी बनाया था जो मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने बचपन में ड्रॉ किया था, तो उसमें भी ऐसी टेक्निक यूज़ की थी। वहाँ पे मैंने टूथपिक का यूज़ किया था, वैसे ही यहाँ पे मैंने अभी एक टूल का यूज़ किया हुआ है।
तो अभी मैं आपको कुछ पेंसिल्स दिखाती हूँ, लाइक अलग अलग ब्रांड्स के जो पेंसिल्स आते हैं मार्केट में, वो आपको दिखाती हूँ ताकि आपको भी पता चले कि आपको किस तरह का पेंसिल लेना चाहिए। उसके कंपेरिजन्स भी दिखाऊंगी। जैसे आप ये देख सकते हो, ये फेबर कैस्टल का ब्रांड के पेंसिल सेट है। जैसे आप इसमें देख सकते हो अलग अलग शेड्स आते हैं। यहाँ पे 8B से लेके 2H तक तुमको शेड्स मिल जाते हैं, वैरायटी मिल जाती है। फिर वैसे ही अगर हम दूसरे ब्रांड्स देखें, जैसे अगर ये डरवेंट का है, तो इसमें आप देखोगे तो डरवेंट में भी आपको H से लेके 9B तक इसमें आपको सेट मिलता है। तो हम लोग इसका भी कंपैरिजन देखते हैं एक एक करके। तो अगर मैं फेबर कैस्टल में से 2B का लूँ पेंसिल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं अब एक करके दिखाती हूँ आपको। तो मैं सेम प्रेशर से कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये पेंसिल थोड़ा सॉफ्ट है वैसे, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे उसकी डार्कनेस देख सकते हो कितना आता है ये। वही अगर डरवेंट की यूज़ करूँ 2B पेंसिल, सेम मैं शेड यूज़ कर रही हूँ, और अगर सेम प्रेशर से ही मैं उसको ये करने जाऊँ, तो ये ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रही है मेरे को यहाँ पे। और आप डेप्थ भी देख सकते हो, उसकी थोड़ी डार्कनेस थोड़ी ज़्यादा है कंपेरेटिवली उससे। और वही अगर मैं कुछ स्टेडलर की, जैसे आपको पता रहेगा स्टेडलर ब्रांड आता है, तो उसकी अगर मैं पेंसिल लूँ और उससे अगर मैं ट्राई करके दिखाऊँ आपको, ये भी टू बी की पेंसिल ही है, और अगर मैं इससे शेडिंग करूँ तो ये थोड़ी हार्ड फील होगी, जैसे आप ये देख सकते हो। और इसकी डार्कनेस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कंपेरेटिवली। और वही अगर मैं एक लोकल ब्रांड ले लूँ, कैमलिन जैसा, जो हम लोग को मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो उसकी आप देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, क्योंकि ये बहुत बहुत ही नॉर्मल मतलब कॉमन ब्रांड है, इतना स्पेसिफिक आर्टिस्ट लोगों के लिए नहीं है। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है मेरे को यूज़ करने के लिए, और उसकी डेप्थ भी इतनी अच्छे से नहीं आ रही है। तो आपको वो ध्यान रखना है जब भी आप पेंसिल सिलेक्ट करो ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, जितनी सॉफ्ट पेंसिल आप लोगे ना, उतना ज़्यादा वो स्मर्ज होगा। तो आपको शेडिंग करने के टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो, मतलब कभी कभी कैसा होता है हम लोग का हाथ लग जाता है, तो वो जो हम लोग शेडिंग किया होता है वो स्मर्ज हो जाता है। इसकी वजह से बाहर का पेपर जो होता है वो भी खराब हो जाता है, उसमें भी दाग लग जाते हैं। तो वो टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है कि एक्स्ट्रा पेपर ले सकते हो, आप ऊपर रख सकते हो, या फिर OHP शीट वगैरह कुछ ऊपर रख के फिर आप उसमें शेडिंग कर सकते हो, ताकि वो जो बाहर का मतलब जो एरिया है वो खराब ना हो। तो आप इस तरह से आपको ये कंपैरिजन देख सकते हो आप। तो ये इस तरह से सोच के आप अपने पेंसिल सिलेक्ट कर सकते हो। और इसमें F पेंसिल भी आती है और B पेंसिल भी आती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये F पेंसिल है, जिसको फाइन बोला जाता है, फाइन पेंसिल होती है जो। और ये बी पेंसिल है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बी दिखा लिखा हुआ है, तो ये ब्लैक होती है। तो इस तरह से सेट आता है। जैसे यहाँ पे तो सिर्फ 2H से लेके 9B तक है, लेकिन ऐसे ही 9B से लेके 9H तक का भी सेट आता है, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। तो अभी मैं आपको कुछ मेरे डेवलपमेंट्स दिखाती हूँ कि टाइम के साथ साथ कैसे मेरी ड्राइंग डेवलप होती गई। जैसे आप ये देख सकते हो, मैंने जब ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ये बल्ब, तो आप देख सकते हो जैसे ये फेल गया, क्योंकि इसमें पर्सपेक्टिव का नॉलेज नहीं है, वो 3D वॉल्यूम स्ट्रक्चर का अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से ये ड्राइंग जो है मेरा फेल चला गया था। लेकिन वही जब मेरे को एक्सप्लेन किया उन्होंने प्रॉपरली कि कैसे पर्सपेक्टिव को देखा जाता है, कैसे वो ऑब्जेक्ट को एज अ बॉक्स जैसा देखा जाता है, उसके वायर फ्रेम्स के हिसाब से उसे कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो अब मेरी देख सकते हो एक ही दिन में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई थी। जैसे आप ये वाला बल्ब देख सकते हो, ये वाले बल्ब में आप देखोगे मैं पर्सपेक्टिव प्रॉपरली अप्लाई कर पाई हूँ, उसे 3D वॉल्यूम स्ट्रक्चर की तरह प्रॉपरली समझ के ड्रॉ कर पाई हूँ। इसकी वजह से आप ये देख सकते हो ये वाला बल्ब काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आपको यहाँ पे कंपैरिजन दिखाई दे रहा होगा, जैसे आप ये कंपैरिजन देख सकते हो दोनों में, ये और ये दोनों में से ये कितना ज़्यादा बेटर लग रहा है। लाइक आप इसको डेट भी देख सकते हो, यहाँ पे 11/4/19 लिखा हुआ है और यहाँ पे 10/4/19 लिखा हुआ है। लाइक एक ही दिन में कितना ज़्यादा डेवलप हो गया। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ, जब तक आपके बेसिक जो फंडामेंटल्स है जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपकी ड्राइंग में भी डेवलपमेंट्स नहीं दिखेंगी। इसके लिए मैं जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जैसे ही पर्सपेक्टिव का नॉलेज उसमें ऐड हो गया और 3D वॉल्यूम का जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसमें ऐड हो गया, तो कितना ज़्यादा डेवलप हो गया है ड्राइंग। उसी तरह से ये भी एक ड्राइंग है, जैसे आप ये देख सकते हो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये ड्रॉ किया था, लेकिन आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि आपको टोनल वैल्यूज मेंटेन करने आने चाहिए। जैसे ये व्हाइट ऑब्जेक्ट है, ये गार्लिक है, तो आपको वो व्हाइट ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसके टोनल वैल्यूज को मेंटेन करना आना चाहिए कि मैं उसको हाई की में ही रेंडर करूंगा। तो आप देख सकते हो मैंने ये प्रॉपरली नहीं किया है। और इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक तो क्या है कि हम लोग ऐसा छोटा छोटा ड्रॉ करते हैं, तो उसमें ही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। आपको कभी भी ऐसा छोटा ड्रॉ नहीं करना है, आपको ऐसा थोड़ा पेपर में थोड़ा सेंटर में बड़ा ड्रॉ करना है, ताकि उसकी वजह से क्या होता है कि जितना बड़ा ड्रॉ करोगे ना, उतना ही आपको डिटेलिंग करने का, उसके अंदर टोनल वैल्यूज ऐड करने का उतना ज़्यादा चांस मिलता है, उतना ज़्यादा आप उसमें डिटेल्स ऐड कर पाते हो। और एक चीज़, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कंपोजिशनल वाइज आप देखोगे तो इतना अच्छे से कंपोज नहीं किया हुआ है, लेकिन वही आप यहाँ पे देखोगे तो ये कितने अच्छे से कंपोज किया हुआ है। उसका जो एंगल है, जो जिस पोजीशन में वो रखा गया है, उसकी वजह से वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्ट भी अच्छा दिखने लग जाता है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो कैसे यहाँ पे डेप्स डाले हुए हैं, बीच बीच में आपको ये डेप्स दिख रहे होंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो वो ऑब्जेक्ट है ना, वो थोड़ा और पॉपअप हो जाता है और इफेक्टिव दिखने लग जाता है। तो इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे डेट लिखी हुई है 24/10/18 और यहाँ पे 25/10/18 ऐसे
डेट लिखी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक ही दिन में कितना ज़्यादा इंप्रूव हुआ है मेरा ड्राइंग। तो अगर आप भी ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके भी ड्राइंग में आपको इंप्रूवमेंट ज़रूर दिखाई देंगी। जैसे ये भी एक ड्राइंग है, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये ड्रॉ किया था जैसे आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैंने उसे फिर से, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ गलत हुआ है, लेकिन मैंने फिर से उसे एक सेकंड अटेम्प्ट दिया, सेकंड ट्राई दिया, और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने कुछ इस तरह से बनाया। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये जो बेल लेटरिंग की है उसके ऊपर, ये थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है जब मैंने यहाँ पे सेकंड उसको चांस दिया तभी। तो इसके लिए अब मैं आपको बोल रही हूँ कि अब जब भी कोई ड्रॉ करो कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसको एक ही बार ड्रॉ करके आपको छोड़ नहीं देना, उसको बार बार आप ट्राई करो जब तक आपको नहीं लगता कि वो एक सेटिस्फाई लेवल तक मैं एक डिलीवर कर पाई हूँ उसे। क्योंकि क्या होता है कभी कभार आप क्या करते हो, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो और वो अच्छे से नहीं बनता है और आप उसे ऐसे ही छोड़ देते हो और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की टुवर्ड्स मूव ऑन होते हो। तो कभी कभार क्या होता है कि अगर वही ऑब्जेक्ट आपको एग्जाम में आ गया तो आप तब क्या करोगे। इसके लिए आप स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिस करो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तभी ही आप ऐसे बैड एक्सपीरियंस लो और उसे फिर से इंप्रूव करने की ट्राई करो, बार बार कोशिश करो उसे ड्रॉ करने की, ताकि आप वो अच्छे से डेवलप कर पाओ। अगर एग्जाम में ऐसा ड्राइंग आ भी जाए तो भी आपको कोई टेंशन लेने की फिर जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भले ही आप कितना भी अच्छा ड्राइंग निकाल लो, आपकी शेडिंग बहुत अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसे टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाए फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए भी हम देखते हैं कि टाइम के अंदर किस तरह से कंप्लीट करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने सीईटी की एग्जाम दी थी, तो उस हिसाब से हम लोग को 1 घंटा मिलता था एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट ड्राइंग की थी, तो यहाँ पे आपको टाइम दिखेगा 1 आवर 10 मिनट्स। तो ये जो ड्राइंग है उसे कंप्लीट करने के लिए मुझे 1 आवर 10 मिनट्स लगे थे। तो जब भी हम लोग प्रैक्टिस करते थे तो हम लोग क्या करते थे कि टाइम लगा के प्रैक्टिस करते थे कि लाइक 1 घंटा हो गया तो स्टॉप कर देने का। लेकिन अगर आप कभी कभी ऐसा होता था कि थोड़ा इनकम्प्लीट रह जाता था तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता था। तो अगर आप एक्स्ट्रा टाइम ले भी रहे हो तो आपको इस तरह से मेंशन करके रखना है, ताकि आपको फिर खुद को ही रियलाइज हो कि आपको कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, आपको कितनी खुद की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जैसे अभी ये भी ड्राइंग देख सकते हो, इसमें 1 आवर 2 मिनट्स लिखा है, इसमें थोड़ा टाइम कम लगा था मेरे को कंपेरेटिवली। लेकिन आप देख सकते हो इतना अच्छे से मैंने वो शेडिंग और एंडरिंग नहीं की है, क्योंकि वो टाइम प्रेशर की वजह से क्या होता है कि हम लोग इतना कुछ सीखते हैं लेकिन वो टाइम प्रेशर के हम लोग अंदर इतना कुछ डिलीवर नहीं कर पाते। जैसे अभी ये भी एक ड्राइंग देख लो, कई बार क्या होता है कि हम लोग का टाइम के अंदर इनकम्प्लीट मतलब कंप्लीट होता ही नहीं है, इनकम्प्लीट छूट जाता है। जैसे ये ड्राइंग आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से इनकम्प्लीट है, या फिर ये वाला जो पोर्शन है वो भी इनकम्प्लीट है। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, लाइक मैं अगर आपको एक टिप दूँ, तो अगर आपका ड्राइंग इनकम्प्लीट भी छूट रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा ड्राइंग का टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं होगा, तो ऐसा पेपर वाइट छोड़ने से अच्छा है कि आप उसके ऊपर एक टोनल वैल्यू ऐड कर दो, या फिर हाथ से ऐसा स्मच कर दो, आप एक टोनल वैल्यू उसके ऊपर अपने आप चढ़ जाएगी। क्योंकि वो इनकम्प्लीट पेपर वाइट दिखने से अच्छा है कि आप उसके ऊपर टोनल वैल्यू डालोगे ना, तो वो सा फट से किसी की नजर में नहीं आएगा कि इनकम्प्लीट छूटा है करके। फिर जैसे ये वाला ड्राइंग है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 आवर लिखा हुआ है। तो ये ड्राइंग जो है वो मेरा प्रॉपर 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो गया था। तो आपको भी कुछ इस तरह से टाइम लगा के प्रैक्टिस करना है। लाइक अब स्टार्टिंग में आप टाइम लगा के प्रैक्टिस मत करो। अभी हम लोग ने जो भी आपको स्टेप्स बताए, बेसिक फंडामेंट्स, उसको सीखने के ऊपर आप ध्यान दो बिना कोई टाइम लगाए। लेकिन जैसे ही आपको लग रहा है कि एग्जाम नजदीक आ रही है, 2 हफ्ते पे एग्जाम है, तो आप टाइम लगा के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको खुद को भी रियलाइज हो कि आपके प्रैक्टिस लाइक जो है ऑब्जेक्ट ड्राइंग जो है वो टाइम के अंदर कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं। जैसे ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 आवर में लिखा है 1 आवर के अंदर कंप्लीट हुआ है। तो जब आप प्रैक्टिस करो तो आप ऐसे कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लो, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये मैनमेड ऑब्जेक्ट्स है, सॉरी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है। तो आप इस तरह से नेचुरल ऑब्जेक्ट्स या फिर मैनमेड ऑब्जेक्ट्स लेके अलग अलग प्रैक्टिस करो। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा यूनिक ऑब्जेक्ट था, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे मैनमेड भी है और नेचुरल भी है। जैसे आपको दिखेगा ये जो बाउल है, वो बाउल होने की वजह से वो मैनमेड ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन ये जिस मटेरियल से बना है वो ड्राई लीफ के इससे बनाया हुआ है, तो वो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट हुआ, राइट। तो इस तरह से आप कुछ कॉम्बिनेशन वाले अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ मेरे फाउंडेशन के वर्क्स दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरा ड्राइंग इंप्रूव हुआ था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा एक फाउंडेशन का वर्क था जो मैंने स्टेट आर्ट के लिए किया हुआ था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितना भी हम लोग ने सीखा उस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे कंपोजिशंस है, वैल्यू है, टोनल वैल्यूज़ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई की गई है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर ये भी एक ड्राइंग है, इसमें भी आप देख सकते हो कैसे पेंसिल शेडिंग की गई है, या फिर ये वाटर कलर मीडियम में किया गया है। तो इस तरह से हम लोग के ड्राइंग जो है वो डेवलप हो जाते हैं, और जो अभी भी आप सीख रहे हो, अभी तक जो सीखे हो, वो सारी चीज़ें आपको आगे जाके यूजफुल होंगी। जैसे आप ये भी देख सकते हो, ये मैंने एक बनाया था ऑब्जेक्ट ड्राइंग, लेकिन अभी तक आप जो सीख रहे हो वो पेंसिल शेडिंग में था। लेकिन जब आप कोई आर्ट स्कूल में जाते हो या फिर जैसे फाउंडेशन जैसे कोर्सेज करते हो, तो उसमें आपको ऐसे पोस्टर कलर या वाटर कलर या मीडियम में भी करना पड़ता है। तो उसमें फिर से एक अलग एक टास्क हो जाता है, उसको समझना, उसके शेडिंग किस तरह से की जाती है उसको समझना। जैसे आप ये देख सकते हो, इसमें ही मैंने कुछ पेंसिल ड्राइंग में भी किया है, जैसे आप देख सकते हो पेंसिल शेडिंग में भी एक किया हुआ था। तो इसमें भी आपको दिखेगा कि सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन की है जो भी हम लोग ने अभी सीखा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला था कि हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज रहती है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये मेटालिक ऑब्जेक्ट था, तो उसकी प्रॉपर्टी थी कि वो रिफ्लेक्शन लेगा। तो इस आप देख सकते हो यहाँ पे ये पेंसिल की जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। तो ये सारी चीज़ें जो भी ऑब्जर्वेशन है वो सारी इस ड्राइंग में आपको दिख रही होगी, सब उतारी गई है ऑब्जर्वेशन।
फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी ये भी आप ड्राइंग देख सकते हो, इसमें भी किस तरह से इसे हैंडल किया गया है। तो अगर ये सारी प्रैक्टिसेस आप करोगे तो आपको भी इतनी सारी डेवलपमेंट ज़रूर दिखाई देंगी। जैसे ये मेरी वाटर कलर की प्रैक्टिसेस है। जैसे मैंने आपको बोला कि वाटर कलर ये मीडियम मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट जाता था, उसके लिए मेरे को काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस करने पड़े। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मैं काफ़ी हद तक वाटर कलर यूज़ करना सीख गई थी। जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे फ्रीली मैंने फ्लो देना स्टार्ट कर दिया था, तो वो डेवलपमेंट मेरे को दिखने लगी थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी ये देख सकते हो, अब ये कोकोनट का एक किया हुआ था। तो जैसे मैंने आपको मेरे स्कूल लेवल का कोकोनट दिखाया था, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एक दिखाती हूँ कोकोनट का। तो आप ये कंपैरिजन देख सकते हो यहाँ पे कि जब मैं छोटी थी, लाइक बचपन में जब हम लोग करते हैं तो किस तरह से ये कोकोनट को हैंडल किया था, और अब जब मेरा डेवलपमेंट हुआ, इतनी सारी चीज़ों का मेरे को नॉलेज आया, उसके बाद ये कोकोनट को किस तरह से हैंडल किया गया है, आपको ये डिफरेंसेस दिखाई दे रहे होंगे। वैसे ही आपको मैं और एक दिखाती हूँ। जैसे ये है, इसमें भी आपको कोकोनट दिखाई दे रहा होगा। तो इस कोकोनट को किस तरह से हैंडल किया गया है, इस कोकोनट को किस तरह से हैंडल किया, और यहाँ पे किस तरह से टेक्सचर देने की कोशिश की थी। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मैंने टूथपिक का यूज़ किया था टेक्सचर दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से अच्छे से मैंने इसको हैंडल किया है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स आपको भी आपके लर्निंग स्टेज के हिसाब से आपको देखने मिलेंगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला ड्राइंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मेरा अप्लाइड आर्ट का वर्क था। तो ये मैंने देख के बनाया हुआ है। लाइक हम लोग को एक असाइनमेंट थी फोटो फिनिशिंग करके, तो उसमें बस उन लोग को हम लोग की फिनिशिंग और हम लोग किस तरह से शेड एंड लाइट दिखाते हैं वो सारी चीज़ों का उनको देखने का था अंडरस्टैंडिंग। इसकी वजह से ये जो है वो कहीं से प्रिंट आउट निकाला हुआ था नेट से, और वो प्रिंट आउट को देख के ये बनाया गया हुआ ड्राइंग है। लेकिन फिर भी इसमें भी आप देख सकते हो वो सारी चीज़ों को अप्लाई किया हुआ है, जो भी हम लोग ने शेडिंग करना सीखा वो सारी चीज़ें इसमें है। तो आप भी अगर इस तरह से प्रैक्टिसेस करोगे तो डेफिनेटली आपका भी इतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये कॉपी वर्क है, तो कॉपी वर्क यूजुअली नहीं होता है। जैसे ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही आपको एक असाइनमेंट मिली थी हम लोग को, तो तभी किया गया था, क्योंकि स्पेसिफिकली उसका ब्रीफ वैसा था कि हम लोग को देख के बनाना था। लेकिन यूजुअली ऐसा कॉपी वर्क नहीं होता है। जैसे आप आगे जाओगे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में वगैरह, फिर इंडस्ट्री में भी जाओगे तो वहाँ पे कहीं पे भी कॉपी वर्क ऐसा नहीं किया जाता है। तो आपको लाइव देख के बनाने की आदत होनी चाहिए। और मैंने अब तक आपको जितने भी प्रैक्टिसेस दिखाए वो सारे मैंने लाइव देख के बनाए हुए ही थे। सिर्फ ये एक असाइनमेंट है जो मैंने कॉपी करके बनाई थी, कॉपी वर्क था, क्योंकि वो उसका असाइनमेंट का मेन पर्पस ही वैसा था इसके लिए। तो इस वीडियो में मैंने अपनी ऑब्जेक्ट ड्राइंग की जर्नी शेयर करने की कोशिश की है। तो ऐसे ही हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी जर्नी होगी, तो आप आपकी जर्नी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। इस जर्नी के दौरान मैंने जो भी सीखा वो सारे फैक्टर्स मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है, और मैंने मेरे बाकी के स्टूडेंट्स को भी देखा है जो मेरे साथ सीख रहे थे, उन्होंने भी यही फैक्टर्स को कवर करके एक अच्छी लेवल अचीव की है। तो अगर आप भी ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप भी एक लेवल अचीव कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो आप आपकी जर्नी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक और हमारे इंस्टा आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपको कोई डाउट होगा इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपके आजू बाजू में कोई ऐसे लोग हैं आपके पहचान में जो डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री के लिए, लाइक डिज़ाइनिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या जिसको डिज़ाइनिंग स्किल्स इंप्रूव करने हो, तो उन लोगों के साथ आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हो।